नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, अब ये बहुत साफ साफ लग रहा है कि तुर्की कट्टरपंथी इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ा है। इस्लामी राष्ट्रवाद की हवा ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान उसका नेतृत्व कर रहे हैं और लगातार इस तरह के मसले उठा रहे हैं जो तुर्की को उसके उदारवादी धर्मनिरपेक्ष अतीत से काट कर उसे अतिवादी चरमपंथी रास्ते पर ले जाएंगे। और जाहिर है कि इससे बहुत तरह के टकराव पैदा होंगे, बहुत तरह के संकट खड़े होंगे, क्योंकि अर्दोगान की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं। अर्दोगान न केवल तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य के दिनों में वापस ले जाने के सब्ज़बाग दिखा रहे हैं, बल्कि वो तुर्की को इस्लामी दुनिया का नेतृत्व हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका अगुवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए वो कई लोगों से पंगे ले रहे हैं। कई जगह पर उन्होंने ऐसे मोर्चे खोल दिए हैं जिनसे टकराव की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य पूर्व में भी, यूरोप में भी, और दुनिया के जो दूसरे देश हैं वो भी उनकी इन गतिविधियों से परेशान हैं, चिंतित हैं, विचलित हैं। तो आखिरकार क्या होगा तुर्की का? क्या तुर्की इस्लाम, कट्टरपंथी इस्लाम का एक गढ़ बनने जा रहा है? क्या तुर्की मध्य पूर्व की राजनीति में कोई ऐसा बदलाव करने जा रहा है जिससे वहाँ जो पहले से ही हिंसा, नफरत और युद्ध का माहौल बना है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है, और भी ज़्यादा बढ़ सकता है? आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया खबरों के साथ नाइंसाफ़ी करता है, उनको तोड़ता मरोड़ता है, दर्शकों को बरगलाता है, भ्रमित करता है, तो स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आर्थिक योगदान देकर इस योजना के तहत आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी सदस्यता चुन लीजिए। तो लौटते हैं तुर्की के इस नए रूप पर, तुर्की की नई राह पर, जो कट्टरपंथी इस्लाम की राह है। अब देखिए कि बहुत कुछ समानताएं आपको भारत और तुर्की के में आ रहे बदलाव में आपको दिखेंगी। जैसे वहाँ कमाल अतातुर्क ने तुर्की को बदला था, उसके अतीत से काट कर 1923 में जब वहाँ ऑटोमन साम्राज्य ख़त्म हुआ था, उसके बाद कमाल अतातुर्क ने उसे एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक राष्ट्र देने की कोशिश की थी। और उसके बाद वो यूरोप के करीब गया और वो एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में वो आकार भी ले रहा था। लेकिन अब रजब अर्दोगान उसकी तस्वीर को बदल रहे हैं, उसे कट्टरपंथ की तरफ ले जा रहे हैं, इस्लामी राष्ट्रवाद का चोला पहना रहे हैं और लोगों को आधुनिकता से काटकर अतीत के पीछे तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में आइए, देखिए कमोबेश यही हो रहा है। हिंदुस्तान में भी नेहरू, जो कि माना जाता है कि आधुनिकता, खुलेपन और इस सब के प्रतीक थे और उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने में शुरुआती दौर में बड़ी भूमिका निभाई, तो नेहरू को हमारे यहाँ एक खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे काटा जा रहा है। धर्मनिरपेक्षता से उसी तरह से काटा जा रहा है जैसे तुर्की में, उदारवाद, लोकतंत्र उसी तरह से ख़त्म किया जा रहा है जैसे तुर्की में। और हमारे यहाँ भी एक राष्ट्रीय दल है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी आइडियोलॉजी भी रजब तैयब अर्दोगान से मिलती जुलती है। हमारा जो संघ परिवार है उसके एजेंडे में एक अखंड भारत है, जो कि बहुत सारे देशों को, पड़ोसी देशों को मिलाकर बनता है और वो एक राम राज्य की स्थापना की बात करता है। ठीक इसी के बरक्स आप तुर्की को रख के देखेंगे तो वहाँ भी इसी तरह से एक अतीत में ले जाने की कोशिश हो रही है। वहाँ भी धर्म को आधार बनाया जा रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को, तो वहाँ इस्लाम को। वहाँ भी ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की कोशिश की जा रही है। यहाँ अयोध्या में अगर मंदिर निर्माण की बात हो रही है तो वहाँ हागिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया है। तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ आपको यहाँ दिख रही हैं। भारत भी एक महाशक्ति बनने का ख्वाब देख रहा है। भारत भी चाहता है कि क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उसकी पहचान हो, और जो तुर्की है वो भी एक बड़ी शक्ति के रूप में अपने को प्रस्तुत करना चाहता है अर्दोगान के नेतृत्व में। अर्दोगान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामी देश उसे नेता मान ले। तो
जो तुर्की में परिवर्तन आ रहे हैं अंदरूनी और विदेश नीति के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो आपको साफ साफ देखने में आ रहा है। अंदरूनी स्तर पर एक कट्टरपंथी राजनीति को हवा दी जा रही है। हागिया सोफिया ही नहीं, कई और मस्जिदों को तब्दील करने की, वहाँ पुराने जो धर्मस्थल उनको तब्दील करके मस्जिद बनाने की योजना पर काम हो रहा है। बहुत सारे जो धर्मनिरपेक्ष मूल्य हैं, नीतियां हैं जो कमाल अतातुर्क के ज़माने में बनी थी, उन्हें उल्टा जा रहा है और वो जो इस्लामी प्रतीक हैं, इस्लामी रीति रिवाज हैं पुराने, उनकी वापसी की तैयारी की जा रही है। अर्दोगान की पूरी राजनीति भी दरअसल इसी इस्लामी कट्टरपंथ पर टिकी है और वो अपनी रैलियों में अक्सर कहते भी थे कि मस्जिदें हमारी छावनी हैं, गुंबदें हमारी रक्षा कवच, मीनारें हमारी तलवार और इस्लाम के अनुयायी हमारे सैनिक हैं। तो इसमें आपको पूरा उनका दर्शन इसमें दिख सकता है कि वो किस तरह से एक इस्लामी देश की कल्पना कर रहे हैं जिसमें सब कुछ धर्म है, बाकी जीवन के जो दूसरे पहलू हैं वो नदारत हैं। उसमें वो सैनिक और सेना और युद्ध और इस सब की बातें कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि आक्रामक इस्लाम, हमलावर इस्लाम, राजनीतिक इस्लाम, और ये जो गढ़ा जा रहा है पूरा, ये निश्चित रूप से तुर्की को एक नए चरमपंथी इस्लामी देश के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। तो ये कोशिश चल रही है और अंदरूनी स्तर पर ये हो रहा है। अंदरूनी स्तर पर और भी चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान में आप देखिए कि धार्मिक सीरियलों और धार्मिक फिल्मों का एक तांता लग गया है। 80 के दशक से आप देखिए कि रामायण, महाभारत और बहुत सारे पुराणों पर सीरियल बने। उसी तरह से इस समय तुर्की में जो सीरियल बन रहे हैं, धारावाहिक बन रहे हैं, वो 600 साल पहले 1399 में जो ऑटोमन साम्राज्य स्थापित किया गया था, उसके बाद जो तरक्की देखी ऑटोमन साम्राज्य में, ख़ासतौर से 400 साल पहले सुलेमान के राज के दौरान, वो सब उसमें महिमा मंडित करके उनका तथ्यों से, तर्कों से, ऐतिहासिक प्रमाणों से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस ये है कि आपको अतीत की गौरव गाथा दिखाई जा रही है, अतीत का वैभव दिखाया जा रहा है, आपको एक सपना दिखाया जा रहा है, जैसा कि हमारे यहाँ के धार्मिक धारावाहिकों में किया गया। तो एक सिमिलरिटी आप इसको यहाँ भी देख सकते हैं। तो लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए इस तरह के धारावाहिक बनाए जा रहे हैं और ये धारावाहिक न केवल तुर्की में बल्कि दूसरे इस्लामी देशों में भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान भी इनकी चर्चा कर चुके हैं, इनकी तारीफ़ कर चुके हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि घरेलू स्तर पर अर्दोगान पूरे जनता की मानसिकता को बदलकर धर्मनिरपेक्षता, उदारता, खुलेपन से ले जाकर एक धार्मिक जड़ता में कैद कर रहे हैं। उनको उस तरफ ले जा रहे हैं अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि वो तमाम मुद्दे जो मुसलमानों को लुभाते हैं, उनसे जोड़कर देखते हैं, वो सब उनको उठा रहे हैं। मसलन रोहिंग्या मुसलमानों के मामले में वो बहुत एग्रेसिव थे, वो फ़िलिस्तीन के मामले में थे, और अभी उन्होंने कश्मीर में जो हालात हैं, धारा 370 को हटाने, विशेष दर्जा ख़त्म करने के मामले में, या फिर दिल्ली दंगों के मामले में, इन सब के मसले पर भी उन्होंने टिप्पणियां की हैं। तो जाहिर है कि मुसलमानों को छूने वाले उन मुद्दों को उठा रहे हैं ताकि इस्लाम की लीडरशिप उनके पास आए। सऊदी अरब से उनका पंगा पुराना है। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के ज़माने से ही सऊदी अरब से उनकी 36 का आंकड़ा है। दोनों हालांकि सुन्नी देश हैं, दोनों देश में सुन्नी बहुतायत में है और सुन्नियों का शासन भी है, लेकिन सऊदी के साथ उनका पुरानी दुश्मनी है और इस जो लीडरशिप की जो होड़ है उसमें वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ मोर्चेबंदी कर रहे हैं। OIC में कर रहे हैं और OIC के बाहर भी वो एक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सऊदी अरब को किनारे किया जा सके। सऊदी अरब चूँकि उसके पास ऑयल है इसलिए वो, लेकिन इतना उसके पास अब नहीं बचा है कि बहुत लंबे समय तक सऊदी उस पर
अय्याशी कर सकता है या अपने आप को मजबूत बनाए रख सकता है। दूसरे तरह के वैकल्पिक जो फ्यूल आ गए हैं उसकी वजह से अमेरिका के लिए भी उसका महत्व कम होता जा रहा है। तो एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये गोलबंदी अर्दवान कर रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, ईरान को लेकर, मलेशिया को लेकर और भी कुछ और मुल्कों को वो अपने साथ जोड़कर इस तरह से एक लामबंदी कर रहे हैं ताकि सऊदी के हाथ से लीडरशिप को खींचा जा सके। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों को लुभाना और मुस्लिम देशों को अपने साथ जोड़ना, उनके मुद्दे उठाना और अपनी राजनीति को मजबूत करना। इसी क्रम में उन्होंने एक और काम किया है कि भूमध्य सागर में जो गैस की खोज शुरू की है उससे अभी उन्होंने ऐलान किया था कि तुर्की के लिए बहुत बड़ी खबर है कि गैस का बड़ा भंडार मिला है और बड़ा भंडार मिला भी है। लेकिन ये भूमध्य सागर में वो जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे ग्रीस के साथ उनका सीधा टकराव शुरू हो गया है। ग्रीस के साथ वहाँ फ्रांस भी मिल गया है और मिस्र ने भी उनके साथ समझौता किया है। तो मिस्र के साथ भी तुर्की का 36 का आंकड़ा है, उसके साथ भी टकराव है। तो अब देखिए कि ग्रीस अब इन सब देशों के साथ भी उलझ रहा है। टर्की ने लीबिया के साथ एक समझौता कर रखा है, तो लीबिया के साथ मिलकर वो ये काम करना चाह रहा है। तो उस पूरे इलाके में एक तरह का टकराव का माहौल बन गया है और युद्धक विमान अब उड़ने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं, और अर्दवान कह रहे हैं कि हम तो एक कदम पीछे भी नहीं हटेंगे। तो ये आपको मैं बता दूं कि टर्की भी नाटो का हिस्सा है, ग्रीस भी नाटो का हिस्सा है और फ्रांस भी नाटो का हिस्सा है। तो नाटो में रहते हुए नाटो के देश आपस में उलझ रहे हैं, ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। और तो दरअसल अर्दोवान ने अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बदली है उसमें उन्होंने नाटो को अब उतना महत्व देना बंद कर दिया है, बल्कि वो दूसरे लोगों के साथ संबंध बना रहे हैं। जैसे ईरान के साथ उन्होंने संबंध बेहतर किए हैं, जैसे रूस के साथ उन्होंने अपने संबंध बेहतर किए। और इससे अमेरिका बहुत नाराज़ है, ख़ास तौर पर इसलिए कि टर्की ने रूस से विमान खरीदे हैं, हथियार खरीदे हैं और अमेरिका को ये रास नहीं आ रहा है कि नाटो का देश नाटो के दुश्मन देश से ऐसे संबंध बनाए। तो अमेरिका के साथ भी तुर्की की ठनी हुई है। तो इस तरह से आप देखें कि पूरे संबंधों को अर्दवान पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, नए तरह से संबंध बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में। और ये संबंध के जो बदलाव हैं वो किस तरह से सामने आएंगे कुछ पता नहीं है। हालांकि जो अर्दवान की राजनीति है उसमें बहुत सारे विरोधाभास भी हैं। वो कहते तो हैं इस्लाम के वो नेता बनना चाहते हैं, लेकिन जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया था और लाखों लोगों को मारा था तब वो अमेरिका के साथ थे। उन्होंने अमेरिका को तुर्की से विमान उड़ने देने की इजाज़त देने की भी कोशिश की थी, हालांकि वहाँ की संसद ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। तो लेकिन वो ये अपने अवसरों के हिसाब से चीज़ों को उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं और इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो उनका पूरा ख्याल, पूरा जो प्लान है वो दरअसल अपनी राजनीति को मजबूत करने का है। उसका तुर्की से उससे कितना भला होगा पता नहीं भी हो सकता है, बल्कि नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस तरह की राजनीति मध्य पूर्व में जो कट्टरपंथी अलगाववादी हिंसक संगठन हैं उनको भी हौसला मिलता है। जैसे इस्लामिक स्टेट जो कि अभी थोड़ा सा उतार पर है, लेकिन एक समय वो भी खलीफत कायम करने की बात करता था और उसके लिए उसने पूरे उस हिस्से में सीरिया और इराक और इन सब हिस्सों में एक आंदोलन चला रखा था। आंदोलन कहना चाहिए कि आतंकवादी अभियान चला रखा था। और ये जो खलीफत है दरअसल ऑटोमन साम्राज्य से ही जुड़ी हुई है कि साम्राज्य के खलीफा होते थे, उनकी खलीफत थी। तो ये एक खलीफत हमारे अर्दोवान साहब कायम करने की बात कर रहे हैं परोक्ष रूप से, और एक खलीफत आईएस कर रहा था। तो इस तरह से आप देखें कि जो कुछ भी इस्लामी कट्टरपन की तरफ अर्दोवान तुर्की को ले जाना चाहते हैं उसके नतीजे क्या निकलेंगे। पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में ये कट्टरपंथी इस्लामी राजनीति और मजबूत होगी, क्योंकि सऊदी भी फिर उन संगठनों को पैसा देगा,
हथियार देगा जो तुर्की के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे या तुर्की के जो सहयोगी देश बनेंगे उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होंगे। तो ये एक नई होड़ शुरू होगी लीडरशिप की वजह से, टकराव होंगे और बहुत सारे संगठन इस तरह से आकार लेने लगेंगे जो कि दुनिया भर के लिए एक चिंता का विषय बन जाएंगे, क्योंकि जब इस्लाम की बात होगी, इस्लामी राजनीति की बात होगी, इस्लामी हितों की बात होगी तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाएंगी, जैसे दूसरे धर्मों का विरोध, ईसाइयत का विरोध, आप लीजिए यहूदियों का विरोध, हिंदुओं का विरोध, ये विरोध शुरू हो जाएगा और उन देशों का विरोध भी शुरू हो जाएगा। तो ये जो इस्लामी राष्ट्रवाद का जिन्न निकाला है अर्दवान ने बोतल से, वो एक बहुत ख़तरनाक आकार ले सकता है और इसके बहुत ही ख़तरनाक परिणाम दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और अर्दवान जो कि अभी किसी तरह से नहीं रुक रहे हैं, अगर ये ना रुके तो आने वाले 5, 7, 10 सालों में हालात बहुत ही बिगड़ सकते हैं। तो कैसे इनको रोकना है, ये तो एक तो तुर्की की जनता को सोचना है, वो कैसे इस राजनीति को जो तुर्की के महान लेखक हैं पामुक ओरहान, जिन्होंने जब हागिया सोफिया को तब्दील किया गया था मस्जिद में तो उसका विरोध किया था, उन्होंने कहा था कि तुर्की में केवल 10% ऐसे मुसलमान हैं जो इस तरह की राजनीति को पसंद करते हैं, बाकी लोग पसंद नहीं करते हैं, वो कमाल अतातुर्क की राजनीति को पसंद करते हैं। और यही हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भी जो कट्टरपंथी हिंदू हैं, वो हिंदुत्ववादी जो हैं वो केवल 10-15% होंगे, बाकी उदार हैं और वो इस तरह की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस राजनीति की हवा में कई बार बह जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान में भी बह रहे हैं, जैसे कि तुर्की में भी बह रहे हैं। और उसकी वजह से सत्ता में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि राष्ट्रवाद के नाम पर, धार्मिक राष्ट्रवाद के नाम पर एक तरह का ऐसा माहौल बना देते हैं जिसमें हिंसा, नफ़रत और दूसरे देशों के साथ टकराव की आशंकाएं बढ़ने लगती हैं, और वही तुर्की की वजह से हो रहा है। तो कुल मिलाकर तुर्की का ये नया रास्ता बहुत ख़तरनाक है और चिंता पैदा करने वाली बात है। ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को इस पर विचार करना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को, सुरक्षा परिषद को और उन तमाम मध्य पूर्व के देशों को जो नहीं चाहते हैं कि मध्य पूर्व जो लगातार युद्धों की भट्टी में सुलगता रहा है वो फिर से वहाँ पर एक नया युद्धों का दौर शुरू हो। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसे लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर विचार कर सकें। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।